बचपन से सुना है कि पैसों को सेव करके चलना चाहिए, पर आज तक हम इस चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। पैसे तो अर्न कर लिए, पर उसको कहाँ और कैसे सेव किया जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर आपको बताना हो किसी को दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वो क्या है आपके लिए? मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब अपने लिए आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे। आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा अर्न कर रहा हो। तो मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं, जब मैंने इनका पॉलिसीज का क्वालिटी चेक किया तो मैंने देखा कि काफी पॉलिसी उन लोगों ने ऐसी ले रखी है जिसका कोई मतलब नहीं था। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कर क्यों रहे, उनका वाई क्या है। इस तरह हमारे व्यूअर्स को भी कुछ एडवाइस दे दीजिए कि वो किस पॉइंट का ध्यान रखे पॉलिसी को लेते टाइम। कभी भी आप जल्दी एज में अपने लिए लोन लायबिलिटी में एकदम से ना फंसे। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले होता था कि 40 के एज के लोग लोन लेते थे। कुछ लोग होते हैं उनको जल्दी से ना इंडिपेंडेंट बनना है, अपना खुद का घर चाहिए, कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब वेल मेंटेन। दे वांट देयर लाइफ टू बी लग्जरियस, राइट? देखो एक रूल होता है 50, 30, 20 कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो हमारे घर की जो हाउसवाइफ है उनके लिए कुछ ऐसे एडवाइस जो आप बताना चाहें कि मैम आप अपना जो मनी है, जो भी आपको मिलता है, आप उसमें से कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकती है। जो भी 50,000 अभी अर्न कर रहा है, राइट, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि वो अपने मनी को जो है किस तरह वाइसली यूज करे और जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको जो है वो बेनिफिट दे, वो जो अर्न जो कर रहे हैं। हमने बचपन से सुना है कि पैसों को सेव करके चलना चाहिए, पर आज तक हम इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। पैसे तो अर्न कर लिए, पर उसको कहाँ और कैसे सेव किया जाए। तो आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे मेन गेस्ट आए हैं जिनका नाम है नितिका जैन मैम, जो कि एक मल्टी जनरेशनल एडवाइज़र है। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। थैंक यू सो मच नितिका मैम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर आवर पॉडकास्ट टुडे। नितिका मैम, जैसे कि आपके जो हैप्पी क्लाइंट्स मैं बोलूँ, आपको मल्टी जनरेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको वो टैग करते हैं, राइट, एंड आपके ऊपर वो सूट भी करता है काफ़ी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी, जो कि हमारे व्यूअर लिसनर को आपके बारे में थोड़ा और जानकारी हो। मेरा नाम नितिका जैन है, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं लगभग 6 साल से काम कर रही हूँ और मैं 450 प्लस क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रही हूँ। आप काफ़ी टाइम से 3-4 जनरेशन के जो फाइनेंस है वो हैंडल कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कि आप जो ये हैंडल कर रहे हैं इसके अंदर आपको क्या क्या न्यू चीज़ें देखने को मिलती है और उन लोगों का अर्निंग करने का नज़रिया या फिर मनी को इन्वेस्ट करने का जो नज़रिया है वो कैसे अलग होता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे अलग अलग जनरेशन का मैं पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, तो वहाँ पर हर जनरेशन में जो एक चीज़ देखने को मिली, हर किसी का पैसे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है देखने का। तो यहाँ पर जैसे हम पुरानी जनरेशन की बात करते हैं, दादी दादा के टाइम की, तो वो लोग सिर्फ बचत कर ली, उसी को एक सेविंग्स मान लिया, उसी को करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, लाइक गारंटी में FD, RD, पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार थे, लाइक म्यूचुअल फंड, SIP। लेकिन जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन है, लाइक जेनजीज, तो वो क्या चाहते हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए, बहुत जल्दी उनको माइंडसेट क्या है कि बहुत जल्दी से उनको ग्रोथ मिले, लेकिन प्लानिंग का भी कहीं ना कहीं कमी है। सो मैम, आपके एक्सपीरियंस में जो आज की जनरेशन है और मैं बोलूँ अगर पहले की जनरेशन है, उनके अंदर मतलब आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो मनी को लेके, अपनी अर्निंग को लेके, सेविंग को लेके कितना ज़्यादा सोचते हैं, या फिर वो खाली सोचते ही हैं या फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि उनको उस चीज़ को सेव करना है? काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं बस, और इम्प्लीमेंटेशन उनका कम रहता है। प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन देन इम्प्लीमेंटेशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले प्लान कर रहे हो, एक गोल बेस आप अपने लिए प्लानिंग करो, उसके बाद आप उस पर काम करोगे तो वो गोल आपको अचीव होगा। ओके, सो इट मीन आपको पहले अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, देन यू हैव टू डू योर प्लानिंग एंड देन उसके बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। ओके मैम, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे रहने वाला है, दैट इज़ आपके हिसाब से व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली है क्या, आप एक बार हमें सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर आपको बताना हो किसी को दैट व्हाट इज़ द फाइनेंशियल फ्रीडम, सो वो क्या है आपके लिए? मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब अपने लिए आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे। Okay. आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा अर्न कर रहा हो।
तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको कोई भी अपना डिसीजन लेने से पहले सोचना ना पड़े, आपके सारे गोल डिसाइडेड हो पहले से, आप गोल के लिए लगातार प्लानिंग कर रहे हो, तब है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप खुद कैसे डिफाइन करते हैं? आपने मुझे बता दिया कि जब आप सो रहे हो तो आपका पैसा तब भी आपको अर्न करके वो दे रहा हो, बट पैसा ये जो अर्न करना और इन्वेस्ट करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पैसा अर्न करना कि आप जस्ट मनी को अर्न करे जा रहे हैं विदाउट इन्वेस्ट करे, और एक होता है कि आपके पास जो आपकी सेविंग हो रही है आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, पैसे को अर्न करना ऐसा नहीं कि इजी है, पैसे को अर्न करना भी मुश्किल है, लेकिन उसको सही तरह से आप बचाना, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो, बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, सारी चीजें आपकी प्लानिंग पे ही है। अगर आपने गोल डिसाइड किए, अच्छे से आपकी प्लानिंग हुई है, तो आपका पैसा अर्न करके देगा जरूर। और अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट तो आप अपना कमा तो रहे हैं लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं। ओके मैम, जैसे कि मेरा ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आजकल की जो जनरेशन, आप जैसे बताया कि उनका ये माइंडसेट रहता है कि वो शॉर्टकट आइडिया से पैसे कमाएं, इन बिटवीन ऐसे भी कुछ ऐप्स है या फिर ट्रेडिंग भी आ गए हैं जहाँ पर बच्चे या फिर जनरेशन में आप बोलूँ जो जेनजीज हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं बिना उस चीज़ को देखे हुए कि उसके ऊपर कितना हाई रिस्क फैक्टर है, एंड आफ्टर दैट टाइम जैसे कि कुछ मैचेस हो गए उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर दे कि उनको जल्दी से शॉर्टकट के अंदर पैसा आ जाएगा, तो ये ऐसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना कितना हार्मफुल है उनके लिए? फाइनेंशियल पिरामिड की अगर आप हेल्प से चलोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी, लेकिन आपने वही शॉर्टकट ढूंढा तो पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते। सच में रिस्क फैक्टर कितना होता है कि शॉर्टकट, ये तो रिस्क है ही, क्योंकि जहां पर आपको जितना जल्दी ज्यादा मिल रही है अर्निंग्स, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां उतना ही ज्यादा रिस्क है। ओके मैम, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहने वाला है कि आपने जो है काफ़ी लोगों को इन्वेस्ट करते हुए देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट फियर के इन्वेस्ट कर देते हैं कि आई एम अर्निंग दिस मच, मेरे को इसमें से इतना इन्वेस्ट करना है, और उनके गोल्स बने होते हैं। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो लोग उनमें से होते हैं जो कि खाली या तो किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी के प्रेशर में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके भी लाइक नियर बाय होते हैं, वो आपको आके सजेस्ट करते हैं कि XYZ आपके पास ये पॉलिसी चल रही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, इतने टाइम तक चलेगी, इतना आपको इसमें इंटरेस्ट देना, हर मंथ का आपका इतना होगा। तो ऐसे लोग आपके पास कितने आते होंगे कि जो कि खाली, एक तो जिनका माइंडसेट रहता ही है कि मुझे इस वाली कंपनी में इतना मुझे इन्वेस्ट करना है, और कुछ होते होंगे जिन्हें पीयर प्रेशर या फिर किसी ने फोर्स किया कि आप इसको इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं। जब मैंने इनका पॉलिसीज़ का क्वालिटी चेक किया तो मैंने देखा कि काफ़ी पॉलिसी उन लोगों ने ऐसी ले रखी है जिसका कोई मतलब नहीं था। पूछा तो बताते हैं कि हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला, हमने ले लिया, मेरे फ्रेंड ने लिया तो मैंने भी ले लिया, या कहीं इंस्टा पे देख लिया, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया तो ले लिया। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उन इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, उनका वाई क्या है। जब उनको समझ में आता है कि उनका वाई क्या है, तब वो अपने लिए गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं। मैम, एक रिस्क फैक्टर मैंने जब आपसे बात की, कुछ लोग डर के मारे भी कर लेते हैं, लाइक किसी ने उनको फोर्स किया, ऐसा हुआ भी है, काफ़ी मेरे नोन है उनके साथ। अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो सहारा, आपने नाम सुना होगा, उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करा, और आई थिंक ज़्यादा ही अमाउंट्स अपने जो पॉलिसी उन्होंने ली होगी उसके अंतर्गत उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट करा। बट आज के टाइम में अगर उनकी, चाहे वो म्यूचुअल फंड उनका पूरा भी हो गया हो या फिर नहीं भी हुआ हो, आज वो क्राइसिस वो झेल रहे हैं कि उनको वो अपना लॉन्ग टर्म जो उनका मनी था, दे हैवंट गेट दैट। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? एक पॉलिसी लेते टाइम या फिर कोई भी इंश्योरेंस या कुछ कराते टाइम किन चीज़ों का एक ध्यान रखना चाहिए कि जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, एक तो वो अर्न बहुत मुश्किल से करते हैं, राइट, और उसके बाद उनका ये माइंडसेट होता है उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक हाउस लेने के लिए, अपनी ड्रीम कार लेने के लिए, दे हैव टू सेव देयर मनी। बट ऐसे टाइम पे वो ऐसे किस चीज़ को देखे कि उनका जो पैसा है वो उनको अर्न करके दे, जैसा कि आपने मुझे बोला, एंड वो उनको जो इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे कौन सी वो चीज़? देखो, यही जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि डर से लेते हैं, मैं फिर वही बात बोलूंगी कि उनका वाई क्या है, उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज या किसी के प्रेशर में वही कुछ भी ले लिया। और दूसरा, जब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड उसके सारी डिटेल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लो कि उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। काफ़ी चीज़ें उसमें हिडन दी रहती हैं, लेकिन आप सब चीज़ों को अगर ढंग से अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। हम समटाइम हमें पॉलिसीज बस ऐसे थमा दी जाती है
अगर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं पॉलिसी ले तो रही हूँ बट मेरे को पता है मैं किस लिए ले रही हूँ, बट स्टिल वो इतना सारा जो होता है वो इतना पढ़ने में लोगों को नहीं आता है, तो ऐसे में लोगों को कैसे हम जागरूक कर सकते हैं कि वो किन चीज़ों के ऊपर, कुछ आप ऐसे 4 पॉइंट बता दीजिए, 4 या 5 जो आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। हाँ, आप इसी तरह हमारे व्यूअर्स को भी कुछ एडवाइस दे दीजिए कि वो किस पॉइंट का ध्यान रखें एक पॉलिसी को लेते टाइम। देखो, सबसे पहले क्या है, आप जो भी पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस या जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लो। दूसरा, आपके लिए जो भी एक बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको एक बार पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, देन ग्रोथ के लिए देखें। तो अगर आप एक फाइनेंशियल पिरामिड की हेल्प से चलते हो तो आप अपने सारे गोल अचीव कर पाओगे। जैसे आपने कहा कि मिडिल क्लास अर्न बहुत मुश्किल से करता है और देन उसको गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दे तो लॉस, फिर कहते हैं कि कंपनी बेकार है, फिर ब्लेम किया जाता है कंपनी बेकार है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, मतलब मुझे बड़ा दुख है कि लोग अपने पर्पस के लिए गलत प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, नीड बेस्ड सॉल्यूशन लेना है। ओके मैम यहाँ पर एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि मिडिल क्लास की जब बात आई, तो मैं एक जरूर, मतलब अपने सारे आप व्यूअर्स, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप जल्दी एज में अपने लिए लोन लायबिलिटी में एकदम से ना फंसे। पहले देन थोड़ा अर्न करें, देन उसके बाद अपने लिए लोन या कोई भी प्लानिंग करें। एकदम मैंने देखा है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले होता था कि 40 की एज के लोग लोन लेते थे, लेकिन अभी मैं जो ज्यादा बढ़ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर रेशोज निकल के आ रहे हैं कि 28 की एज में ही लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अपने लिए घर खरीद रहे हैं, 50 लाख का लोन ले लिया और उसकी EMI हो गई 30,000 से 35,000 रुपए की, और वो 30 साल तक बढ़ते रहेंगे उसको, यानी कि 58 की एज तक जाके लोन खत्म होगा। लेकिन उसी को अगर आप थोड़ा टाइम वेट करके करें तो आप 40 की एज पे अपने लिए एक लोन लें, और जब तक आपका पैकेज भी बढ़ चुका होगा तो डाउन पेमेंट भी इजीली हो जाएगी। यहाँ पर आप EMI भले से ज्यादा करा लें तो वो लोन भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी लोन लायबिलिटी में ना फंसे। ओके मैम, बट कुछ जो, जैसे आपने जनरेशन की बात की अभी शुरू में, तो कुछ लोग होते हैं उनको जल्दी से ना इंडिपेंडेंट बनना है, अपना खुद का घर चाहिए, कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब वेल मेंटेन, दे वांट देयर लाइफ टू बी लग्जरियस, राइट। तो ऐसे में वो लोग, आपने, अगर आपके कुछ ऐसे क्लाइंट हो या फिर आपने किसी का ऐसे फाइनेंस एडवाइजर आपने जिसे आपने दी हो एडवाइस, जो जल्दी से इन सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं बट वो कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनको आपने क्या ऐसी सलाह दी कि आज वो अपना उस मुकाम पर बैठे हुए हैं वो सब चीज़ें करके? देखो, ग्रोथ का ना कोई भी फास्ट ट्रैक नहीं है, चलना तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन पे ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप स्टडीज करनी है, आपको MBA करना है, तो पहले बेसिक एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट MBA में एडमिशन ले लोगे, तो जो जर्नी है वो तो पूरी करनी ही होगी। अब यहाँ पर लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट्स, तो फिर वो जो शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उनको प्रॉब्लम भी आती है। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहने वाला है डेट इज रिगार्डिंग जो पैसा है ना, वो खाली एक नंबर नहीं है, लोगों के बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं, क्योंकि एक इंसान कैसे कैसे करके अपनी एक अर्निंग करता है, उस अर्निंग को सेव करता है, ऐसे में वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करे कि जैसे आपने बोला कि उसका मनी उसको जो है कमा कर दे, आप ऐसे क्या एडवाइस देंगे कि उनकी जो अर्निंग है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे? अगर कोई एक बिगिनर है, फॉर एग्जांपल मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करना है, आई एम अर्निंग समथिंग लाइक 20 to 30 समथिंग, राइट, तो आप मुझे क्या एडवाइस देंगे कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? या तो मैं उसको SIP में इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल के अंदर करूँ, या फिर कोई मैं इंश्योरेंस उससे लूँ? देखो, एक रूल होता है 50-30-20। 50 आप अपनी बेसिक बिल्कुल जो नीड्स हैं आपकी, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, खाना, रहना और कुछ भी जो आपकी बेसिक नीड्स आती है, जो उसको आप नहीं छोड़ सकते, तो 50% तो उसके लिए हो गया। 30 होता है आपका डिजायर्स, कि आप क्या चाहते हो, कपड़े आपके, आपका मोबाइल, कार, जो भी चीजें हैं वो 30% उसमें इन्वेस्ट। 20% जो बचता है आप उसको अपने लिए इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या सबसे पहले जरूरी है, जैसे आपने अपनी बात करी या बिगनर्स की बात करी, सबसे पहले आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो। जब आपने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लिया कि आपके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इन्वेस्ट है और टर्म इंश्योरेंस है कि आपके, देखो कोई भी पर्सन जब जाता है तो उसका जो लॉस है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर फैमिली को वहां पर फाइनेंशियल लॉस बियर हो सके तो दूसरा हो गया टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद आप अपने लिए ग्रोथ के लिए देखो कि पैसे कैसे पैसा कमा के दे, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो उसके लिए आपके क्या क्या गोल है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होता है। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, मैं नीड बेस्ड सॉल्यूशन बताती हूँ। एग्जैक्टली। और नीड क्या है वो सबकी अलग अलग रहती सबकी है। अलग अलग रहती है। तो मैम इसी में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, बेशक हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ रहा है, बट आज के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप उन्हें सलाह भी देते कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए वो अच्छा रहेगा, बट उनका माइंडसेट क्या है, अरे मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ता, मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको मतलब जानना चाहूँगी यहाँ पर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखो ये लाइफ अनसर्टेन है, कोविड के बाद काफी लोग अवेयर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे लोग बहुत हैं जैसे आप बहुत कह रहे है। हो कि नहीं, उनको लगता है कि हमें कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो जो भी आप सेव कर रहे होते हो, तो आप अपना इमरजेंसी फंड है या अपनी सेविंग्स को बीच में रोक के हॉस्पिटल के बिल भरते हो, तो वहां पर आप फिर से जीरो से स्टार्ट करते हो। यहीं पर आपने अपने लिए कोई मेडिकल कवर रखा है तो आपकी सारी चीजें बहुत रिलैक्स चलती रहती, स्मूथली चलती रहती हैं। सो मैम मेडिकल इंश्योरेंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉप कंपनीज जो आप रेकमेंड करना चाहें जिसके अंदर हमारे व्यूअर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, जो आपके हिसाब से जो ठीक रहती है। नहीं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आप जो भी ले रहे हो उसको अच्छे से स्टडी करके तब लो। ओके मैम, समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि एक पेशेंट ने जो है हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है एंड फॉरबिट वो एडमिट है या फिर हॉस्पिटलाइज है, बट आफ्टर दैट सारे क्लेम करने के बाद भी, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको वो मनी जो है कैशलेस जो लोग करवाते हैं वो उनको नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऐसे में कहाँ प्रॉब्लम आती है, किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है जो कि उनको उनका मनी जो है नहीं मिल पाता, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं, Yeah. जैसे कि आप अपना रूम रेंट कैपिंग, आईसीयू कैपिंग और वेटिंग पीरियड कितना है, तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। पूरा आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके इंस्ट्रक्शंस को तो आपको पता चल जाएगा। तो मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, आपके कोई ऐसे क्लाइंट, उनकी कोई जर्नी जो आपको याद हो रही हो, जिन्होंने सिर्फ अपनी सोच बदली हो और बाद में जाकर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो गई और आज वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और उनकी जो मनी है वो उनको अर्न करके दे रही है, आपके मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल या फिर आपके कोई ऐसे क्लाइंट जो आपको याद आ रहे हो? काफी लोग हैं वैसे तो, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो किसी के बारे में एकदम से याद आता है, तो एक मेरी क्लाइंट थी, वो बार बार यही बोलती थी कि पैसा ना रुक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता, सब खर्च हो जाता है। तो फिर मैंने उनकी बैठ के बिल्कुल प्लानिंग करी, उनके गोल्स बनाए, देन उन्होंने अपनी लिस्ट स्टार्टिंग करी, अपनी उनकी ईएमआईज कम करवाई, लोन उनका चेक किया, कहाँ पर कितना ले रखा है, कितना जा रहा है, तो उसके बाद उनका ग्रोथ भी होनी शुरू हुई। अब वो अच्छे से स्मूथली उनकी सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, तो अब वही दूसरों को एडवाइस करती है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। मैम जैसे आपने भी बात की कि हम पैसा रुक नहीं रहा है, राइट? ये जो क्वेश्चन है, हमारे घर में जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो होम मेकर 24/7 वर्क करती है, वो कहते हैं हमारी कोई अर्निंग नहीं है। तो ऐसे में अगर उनको पैसा सेव करना, क्योंकि मैंने ये टैगलाइन कहीं पे सुनी है कि घर एक कुआं है, आप इसमें जितना डालेंगे वो उतना ही जाता जाएगा और आप उसमें सेव आप नहीं कर सकते। तो हमारे घर की जो हाउसवाइफ है उनके लिए कुछ ऐसे एडवाइस जो आप बताना चाहें कि मैम आप अपना जो मनी है, जो भी आपको मिलता है, आप उसमें से कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीमेल्स को अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके लिए उनको भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने डिसीजन वो भी खुद ले पाए। तो यहाँ पर एक अगर छोटी सी सेविंग भी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है इसके लिए। ओके, एसआईपी के जरिए एक अच्छा अपने लिए कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मैम यहाँ पर आपने एसआईपी की बात की है, राइट? तो मैम आज के टाइम में भी लोग जो है बहुत कंफ्यूज है, उनको अभी भी नहीं पता कि व्हाट इज एग्जैक्टली एसआईपी। अभी भी लोगों को नहीं पता एसआईपी में अगर उन्होंने कर लिया तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है एसआईपी के अंदर। क्योंकि मैंने अभी जो देखा है, एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करा, उस टाइम में अगर इन्फ्लेशन या फिर ऐसा कुछ होता है कि मनी एकदम से या तो उसके अंदर हाई जाता है या फिर कभी के बार जो है वो लो भी चला जाता है, लॉस भी होता है। उस टाइम पे कुछ लोग जो अपने मनी को स्विच कर देते हैं, राइट? तो बिल्कुल। एक बार आप मुझे वो बताइए, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या? एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। यहाँ पे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हो और एक अपने लिए कॉर्पस क्रिएट करते हो। एसआईपी के जरिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्क तो होता ही है। अच्छा, बहुत लोग डर जाते हैं कि एकदम से मार्केट डाउन चला गया, अब हम स्विच कर दें, लेकिन उससे क्या आप अपने लिए लॉस बुक कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको इस मतलब इन्वेस्ट करते रहना, आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो। Okay. तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप प्रॉपर, आपको नहीं पता कि मैं कैसे करूं,
तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जब आपका मार्केट ऊपर जा रहा होता है उस टाइम पर तो आप सब लोग सोचते हैं कि और इन्वेस्ट कर और दो, invest हो लेकिन जाएगा। एक्चुअली में जब मार्केट डाउन होता है तो वो इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। Okay. एसआईपी लेकिन आपको मतलब अपॉर्चुनिटी देती है हर टाइम पे परचेस करने का। जब मार्केट लो है, क्योंकि आप एवरी मंथ कर रहे हो तो तब भी परचेस कर रहे हो, जब हाई है जब भी परचेस कर रहे हो, तो एवरेज रिटर्न मिलकर अच्छा आ जाता है। ओके मैम, यहाँ पर कुछ लोग जो एसआईपी अपनी करवाते हैं, अगर उनको उसके अंदर इंक्रीजिंग नहीं दिखती, वो क्या करते हैं, जितना उनके पास मनी अभी तक जो सेव होता है वो उसको सारा निकाल ही लेते निकलवा हैं। लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं भी कई बार लॉस में भी निकलवा लेते हैं। या इवन मैं अभी बात करूँ मेरी किसी नॉन की, तो उन्होंने एसआईपी करवाई, उनका जो टोटल था इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 6 लाख समथिंग, एंड वो जो जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ था वो लॉस में ही जा रही थी। उन्होंने 2-3 टाइम आई थिंक उन्होंने स्विच करा होगा अपना मनी लो के अंदर ही, देन उनका डिसीजन लिया, उन्होंने सारा निकलवा लिया, एंड उसके बाद वो कंपनी एकदम से ग्रो कर गई। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट आज डाउन है, मार्केट परमानेंट डाउन नहीं होता, लेकिन आपके गोल तो हमेशा के लिए है ना, जो आपने गोल लिया है वो तो कंप्लीट करना ही चाहिए। तो आप बीच Exactly. में निकाल लेते हो तो आप लॉस ही बुक करते हो। तो आप हमारे व्यूअर्स के इसके अंदर क्या एक टिप पॉइंट देना चाहेंगे एसआईपी के लिए, कि जैसा कि आपने बताया कि मार्केट जो है हमेशा डाउन नहीं रहती, वो हाई भी जाती है, उसके अंदर ग्रो भी करती है, तो आप एक बार हमारे पेशेंस रखो, ग्रोथ का Okay. कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पेशेंस रखो, आपने जो गोल लिया है उसमें आप इन्वेस्ट करते रहो उसके लिए। मैम, आज के टाइम में जो लोग हैं वो करोड़ की बात करते हैं, राइट? तो ऐसे में जो एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो सिर्फ क्या इनकम से ही डिसाइड होती है? क्योंकि आज के टाइम में जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल, अगर वो 50,000 भी पर मंथ कमा रहा है, तो क्या वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है? हर कोई करोड़पति नहीं हो सकता। Exactly. एक एवरेज इनकम वाला भी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है अगर वो डिसिप्लिन्ड है, तो सारी चीज़ें वेल सेटल रह सकती हैं। आप सबसे पहले 50,000 की अर्निंग वाला आपने लेके इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, देन एसआईपी करे। एसआईपी वो एवरी मंथ 2,000 की भी करते हैं और उसको टॉपअप कराते रहते हैं। Okay. टॉपअप मतलब आपने इस साल 2,000 कराया, 10% से इसको इंक्रीज कीजिए तो आप एक अच्छी ग्रोथ बना लेंगे अपने लिए। मान लीजिए कोई यूथ अर्नर है जो भी 50,000 अभी अर्न कर रहा है, राइट, करना चाहता है या फिर कर रहा है या फिर करना चाहता है, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि वो अपने मनी को जो है किस तरह वाइजली यूज़ करे, और जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको जो है वो बेनिफिट दे, वो जो अर्न जो कर रहे हैं। ये वो कोई बिगिनर इंसान है जो कि 50,000 अभी अर्न कर रहा है, तो आप उसे कैसे मतलब गाइड करेंगे? सबसे पहले अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, Okay. टर्म इंश्योरेंस करा लें, एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करें। व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी फंड जो भी आपके एक्सपेंस रहते हैं इंटू 6 मंथली एक्सपेंस Okay. का, तो वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी आए तो उसके लिए आपको अपनी सेविंग्स बीच में रोकनी ना पड़े, जो चीज़ें जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। और उसके बाद एक अपने लिए एसआईपी शुरू करें, जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसको 10% से टॉप अप करते रहें एवरी ईयर। ओके, यही एक फॉर्मूला काम करेगा अगर आपको अपने मनी को अच्छे से वाइजली अगर आपको यूज़ करना और आपका पैसा अगर आप चाहते हैं कि आपको वो कमा के दे। ओके मैम, सो मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, क्या आप नोटिस करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपना गोल बनाते हैं, राइट, कि मेरे कुछ सर्टेन गोल हैं, मुझे कार लेनी है, मुझे हाउस लेना है, उसके बाद मुझे अपनी कंपनी बिल्डअप करनी है, XYZ जितने भी गोल्स होते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो उस गोल को भूल जाते हैं, राइट? अब ऐसे लोगों के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करती हैं उनको गोल्स के ऊपर, वो कैसे अपने वापस आए, उनको आप क्या ऐसा गाइड करती हैं? मतलब क्या होता है ऐसा? बेसिकली पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ऐसा होता क्यों है कि लोग गोल बनाते हैं और उनके वो गोल्स बाय चांस पूरे नहीं हो पाते, तो वो जल्दी से उस गोल्स को एक तो या तो स्किप कर देते हैं या फिर अपने नए गोल बना लेते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन ऐसा लोगों इसलिए को? होता है जो उन्होंने प्लानिंग करी थी वो किसी और को देख के करी थी, खुद अपने लिए वाइजली डिसीजन नहीं लिया था। देखा देखी में कर लिया कि आपने किया है तो ठीक है मैं भी मैं भी एसआईपी कर शुरू कर लेता लेती हूँ। हूँ, आपने किया है ठीक है तो मैं भी ये खरीद लेती हूँ, तो ये तो हो गया इसलिए, तो उनके गोल इसलिए बीच में छूट जाते हैं क्योंकि उनका वाई उनके पास नहीं था। दूसरा आता है कि आपने गोल बेस्ड प्लानिंग तो करी थी, सॉल्यूशन भी ठीक था, लेकिन आप डर गए, आपने पैनिक कर गया मार्केट के अप एंड डाउन्स को देख के, तो आपको लगा नहीं मार्केट तो डाउन जा रहा है, जितना है उतना भी ना रहे, तो बीच में आपने निकाल लिया, तो आपका गोल बीच में छूट गया। फिर आपको लगता है मार्केट तो हाई हो गया, जैसे ही आपने निकाला था उसी मोमेंट पे आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप अपने लिए लॉस बुक कर रहे हो। इसलिए गोल बीच में छूट जाते हैं, बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं और ऐसे लोग प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते, फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड गलत है।
एग्जैक्टली एंड के अंदर जो एक जाता है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर जाता है कि ये तो म्यूचुअल फंड ही हमने गलत करवा लिया है। मैम यहाँ पर जो मेरा आपसे क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग द एजुकेशन। आपको जैसा कि पता है जैसे जैसे ये टाइम आगे जा रहा है एजुकेशन भी उस हिसाब से स्टैंडर्ड एजुकेशन के काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक फैमिली एक जो पेरेंट है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए किस टाइप से अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके जो फर्दर इनकी जो एजुकेशन उनकी हायर एजुकेशन को वो और कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो एक बात है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो 6 to 8% है। Exactly. लेकिन यही हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 11% है इंडिया में। यानी कि हर 7 साल में एजुकेशन कॉस्ट डबल हो जाती है। तो इसके लिए अगर हमने अभी से प्लानिंग नहीं करी तो बच्चों की हायर एजुकेशन कराना बहुत टफ पड़ता है उस टाइम पे। फिर हम लोन लेते हैं तो बेनिफिट क्या है कि हम लोन मतलब बेनिफिट किस में है कि अगर हम लोन लें और फिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट दें या फिर हम पहले से पैसा इन्वेस्ट करें उसके ऊपर इंटरेस्ट लें। तो इसलिए पहले से इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है। देखो एक अभी राधिका गुप्ता जी का एक ट्वीट आया था, वो भी अपने बेटे की एजुकेशन के लिए एसआईपी कर रही हैं। तो फिर एक मिडिल क्लास को तो जरूर ही अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अभी एक इंजीनियरिंग की फीस अगर 25 लाख रुपए है तो यही 10 साल के बाद लगभग 70 लाख के करीब हो जाएगी। Exactly. तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एकदम से लमसम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो एसआईपी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। तो कुछ जो पेरेंट्स जो होते हैं जिनको अपने बच्चों की एजुकेशन करानी होते हैं वो तो एक तो या तो शुरू से वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, प्लान नहीं कर रहे होते, या तो वो कहीं से लोन लेते हैं या फिर अपने किसी गोल्ड को या फिर किसी चीज़ को वो लोग मतलब गिरवी रख देते हैं, राइट। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर उनको आप कोई टिप देना चाहे एजुकेशन प्लानिंग के लिए तो आप वो क्या देंगे? बिल्कुल बेसिक से आप उनको क्या बताना चाहेंगे अपनी मतलब मनी को वो कैसे प्लान करें अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए? एसआईपी के थ्रू आप बच्चों की अपनी एजुकेशन के लिए प्लानिंग करें। तो नाउअडेज एसआईपी लाइक मस्ट है, हर किसी को एसआईपी मतलब करवानी क्योंकि आप चाहिए। एसआईपी क्या है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो उतना अमाउंट, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। कि आप किस फंड में चूज कर रही है हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा कि आप कितना निकाल सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या आपका गोल है, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके मैम, यहाँ पर जैसे हमने एजुकेशन की अभी बात की है, इसी तरह मैं बात करूँगी एक फादर है राइट, उनको अपनी गर्ल अभी उनकी जैसे बॉर्न हुई है उनकी डॉटर राइट, एक तो हमारे इंडिया के अंदर स्कीम चलते हैं दैट इज कॉल्ड लाडली राइट, जो बच्चे के जन्म होने पर करवा दी जाती है राइट, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। बट आगे चल के वो जब वो लड़की 28 या 30 ऐसे अपनी एज पे आएगी, उसकी शादी भी होनी है और उस टाइम पे पेरेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसकी अर्निंग मतलब उनके क्या तो उनके अर्निंग नहीं है इतनी, जिनकी नहीं अर्निंग, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जिनका कोई एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में वो क्या ऐसा करे कि कौन सा ऐसा प्लान ले कि जो आगे चल के उनके बच्चों के लिए उनकी बेटी के लिए वो काम आए, क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट क्या करते हैं वो एकदम से लोन की तरफ जाते हैं राइट, कि शादी है हम इतना लोन जो है उठा लेते हैं। तो ऐसे में उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बचपन से वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जो आने वाले टाइम में उनके बच्चों के लिए वो चीज़ काम करे? एक व्यक्ति की लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट गोल होते हैं बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, देन रिटायरमेंट, जिसको रिटायरमेंट को तो लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे हो शादी की, तो यहाँ पर जैसे आपने एजुकेशन के लिए प्लानिंग करी थी सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, उसके बाद उसी तरह से उसके लिए भी एक एसआईपी डाल सकते हैं। अच्छा, आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज का जरूर ध्यान रखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हो। ओके, अगर आपने इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पा रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैम इसके लिए तो ऑलरेडी हमें एक फाइनेंस एडवाइजर की नीड पड़ेगी। मैंने बिल्कुल कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी की एक्सपर्ट की एडवाइस लें। ओके मैम, सो मैम आपने जैसे अभी हमें ये बताया कि आप एसआईपी करवाइए, बट आज भी जो लोग हैं उनको एसआईपी के बारे में ना लाइक वो सोचते हैं कि ये उसकी नहीं है या फिर उसकी जगह XYZ पॉलिसीज अभी भी चली रही हैं राइट, कि वो भर रहे हैं तो उसको वो मतलब पे करते ही जा रहे हैं, उनको नहीं पता। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अपने किसी नॉन की, तो उन्होंने एक पॉलिसी ली लाइक 2011 समथिंग में, तो अभी तक वो उसका इंटरेस्ट है वो पे करते जा रहे हैं, उनको बस एक वो बॉन्ड दे दिया जाता है कि आपका जो ये है 2027-2028 के अंदर ये आपका इतनी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी राइट। बट उनको नहीं पता वो कहाँ कितना दे रहे हैं, हर टाइम उनके पास एक जैसे रिसीट आ जाते, तो ऐसे में वो उन चीज़ों से कैसे बचे
जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ कैसे इन्वेस्ट करते आपका जो इंटरेस्ट आपको उस पर मिल रहा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, ये पॉइंट That आपको is बहुत so इजी okay. है। जो भी आपके कोई भी प्लान बताता है आपको कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आप पूछो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, उन्होंने बताया आपको 8% है, और उसके बाद टैक्सेशन है उसके ऊपर, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो 6 to 8% का हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट है। ओके उससे ऊपर है तो आपको फायदा है, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं है। मैम जो आकर हमें पॉलिसीज ऐसे अपनी बेच जाते हैं राइट, जिनको नहीं पता होता उनके लिए आप क्या बोलेंगे एक बार, या तो जो पॉलिसी बेच रहे हैं मैं यहाँ पे उनकी बात कर रही हूँ, आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगी? जो ले चुके हैं, नहीं जो बेच रहे हैं, लाइक जो अपनी सर्विस अभी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आते हैं आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर ये पॉलिसी चल रही है आप इसमें इन्वेस्ट देखो कर मैं लीजिए। सभी को यही कहूंगी कि प्लीज कोई प्रोडक्ट मत सेल करो, नीड बेस्ड सॉल्यूशन दो, ताकि कस्टमर का भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट। हम एक एज के बाद एक जो अर्न कर रहे हैं हम लोग, हम सब रिटायर हो जाएंगे राइट? बिल्कुल। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद के लिए हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या, एक तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए, और अभी से उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आस्था। मतलब मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर इंडिया में लोग रिटायरमेंट को लेके तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए करेंगे प्लानिंग, शादी के लिए करेंगे, लेकिन अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं करते, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि अभी लोग कितना चेंज हो रहे हैं, जनरेशन बदल रही है, लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लिए पहले से अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर हम पूरी लाइफ अपने ऊपर डिपेंड रहे हैं तो बाद में किसी और के ऊपर डिपेंड होना बहुत मुश्किल लगता होगा। तो यहाँ पर पहले से प्लानिंग करनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। आप उसके लिए भी एक SIP स्टार्ट कर सकते हो। ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, NPS के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको एक रिटायरमेंट पर एक कॉर्पस मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप SIP करो, SIP के जरिए अपना एक गोल डिसाइड कर लो कि मुझे रिटायरमेंट पे कितना चाहिए, कितना कैपिटल आप चाहते हो, तो आप उतना कॉर्पस यहाँ से क्रिएट करने के लिए एक SIP डाल सकते हो। अच्छा एक बात है कि एक बार हम पहाड़ चढ़ने की ट्राई करते हैं, तो आप एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि आप पहाड़ चढ़ने का ट्राई करते हो, तो अगर आप उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे चढ़ोगे तो आप इजीली चढ़ जाओगे, और आप डायरेक्ट ऐसे सोचोगे तो आपके लिए वो बहुत टफ होगा। तो जितनी जल्दी हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ये उतना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पहले के टाइम में मैं देखती थी कि लोग 1 करोड़ का टारगेट रखते थे रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अभी माइंडसेट चेंज हो रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों को देखते हुए अब लोगों ने 5 करोड़ का टारगेट लेना शुरू कर दिया है। मैम इसके ऊपर जनरेशन गैप पे कुछ इफेक्ट डालता है कि जनरेशन वाइज जो उनकी थिंकिंग है वो कुछ इफेक्ट डालती है रिटायरमेंट प्लान को लेके? कुछ हर किसी का नजरिया अलग होता है। हाँ, लेकिन अभी जो जनरेशन है वो अपने रिटायरमेंट के लिए फिर भी सोच रहे हैं कि हमें साथ साथ अपना एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए जो हमारे जल्दी रिटायर हो जाए। बल्कि आजकल के जो यूथ है वो तो चाह रहा है कि जल्दी रिटायरमेंट मिल जाए, 60 पर रिटायर। लेकिन अभी काफी लोग, हर किसी सुन लो मैं रिटायर होना चाहता हूँ 45 की एज पे, भाई रिटायर होके करेंगे क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके सो मैम यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी एक रिटायर्ड व्यक्ति है, उसकी जो एक बंधा होता है, उनको एक हर मंथ उनका एक आता है, एक सस्टेन अमाउंट उनका वो आता है, वो सस्टेन अमाउंट से अपनी आपने जैसे बोला कि इनकम कैसे जनरेट हो, उनका जो पैसा उनको अर्न करके कैसे दे, तो अपने उस मनी को वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने SIP से अपने लिए कॉर्पस तो क्रिएट कर लिया, या नेशनल पेंशन स्कीम से कर लिया, कहीं से भी ग्रेच्युटी मिली आपकी, कोई आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है, पैसा तो आ गया, लेकिन अब उसको कैसे खर्च करें, क्योंकि अगर उसी को खर्च कर देंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर उससे इनकम भी आती रहे मंथ ऑन मंथ और कैपिटल भी बढ़ता रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन वरना वही कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है SWP। हाँ, SWP क्या होता है? SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP होता है, SIP में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, एक कॉर्पस बन जाता है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल जस्ट अपोजिट SIP, यहाँ पर आपने एक कॉर्पस डाल दिया, आप उससे अपने लिए पे आउट्स लिए जा रहे हो और कैपिटल भी ग्रोथ कर रहा है। मतलब मैं आपको बताती हूँ SIP कितना पावरफुल है। मतलब आपने यहाँ पर डाला 1 CR, आप एवरी मंथ 0.6% मतलब 60,000 का पे आउट्स भी ले रहे हो, उसको एवरी 5 ईयर के बाद आप उसको टॉपअप भी करा सकते हो। आपको लगता है इन्फ्लेशन के हिसाब से कम पड़ रहा है, उसको इंक्रीज भी कराया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बच रहा है वो आपके कैपिटल में ऐड ऑन होता रहेगा, तो 10 साल के अंदर आपकी कैपिटल भी डबल हो जाती है। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे रहने वाला है, दैट इज अभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले हमने बात की हमारे पहले सेशन में। लोग जो है 10 लाख का 5 लाख का इतने का लाइक ले लेते हैं कि जिनको पता होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, वो लोग ले लेते हैं।
बट आज के टाइम में जो बीमारियां पहली बात तो देख के नहीं आती कि मैं इसके पास जाऊंगी, और दूसरी बात अगर फॉरबिड अगर उनको कोई बीमारी आ भी जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो भी जाते हैं, तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इज़ नॉट लाइक केक, वो उनको पे करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के अंदर अगर वहाँ एक निडल भी अगर कोई अगर आपको लग रही है, उसका भी एक्सपेंस उसके अंदर जुड़ता है। तो बिल्कुल। बड़े एक्सपेंसेस तो फिर अलग ही बात हुई। तो ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्लान को वो कैसे स्वैप कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं? आप एक बार इसके बारे में हमें बताइए। प्लान को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस प्लान Okay. के फीचर्स अच्छे से चेक कर लें कि क्या क्या उसमें ऑप्शन है। कहीं कोई कैपिंग तो नहीं है, को Okay. पेमेंट तो नहीं है, रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, आईसीयू कैपिंग तो नहीं है। अब देखो 5 लाख और 10 लाख का कवर ऐसा नहीं कि जिन्होंने नहीं ले रखा उनके कंपैरिजन में तो वो अच्छा है ही, ओके। सिक्योरिटी तो उन्होंने करी ही करी है। लेकिन अभी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, इनके जी। 1 वीक रहना पड़ जाता है, तो 5 या 10 लाख 1-2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो आपके जाता है। खत्म हो जाते हैं जी। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टॉप अप ऐड करा सकते हो। टॉप अप। टॉप अप मतलब आपने अपना 40 लाख या 50 लाख या 95 लाख का ले लिया। Okay. जैसे जो भी आपका बेस अमाउंट है उसमें प्लस करा लेंगे आप 40 लाख, 10 लाख है तो Okay. या 90 लाख, तो आपका 1 CR या 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगा। अब टॉप अप के जो प्रीमियम्स आते हैं वो बहुत कम रहते हैं कंपैरेटिवली बेस प्रीमियम। ओके। तो ये आपका उस तरह से काम करता है जैसे आपने पहले टाइम में देखा होगा फोन रिचार्ज करवाते थे और फिर उसको टॉप अप रिचार्ज करा लेते थे, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। ओके मैम। मैम हमारा जो इंडियन माइंड सेट है ना, वो है कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो तो हमें मरने के बाद मिलता है, तो हम उसे कराए ही क्यों? तो ऐसे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, टर्म इंश्योरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए कैसे हेल्प करता है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? क्योंकि लोगों का बस यही माइंडसेट है, अगर हम मर जाएंगे या फिर हमें कुछ हानि हो जाएगी उसके बाद ये पैसा मिलेगा, और उसके बाद पैसा मिलने का फ़ायदा ही क्या? टर्म इंश्योरेंस वो पॉलिसी होती है जो आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देती है। हर वो व्यक्ति जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, जिसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है, उस Okay. व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई कि कौन ले, ठीक है। दूसरा कि मरने के बाद मिलता है। तो आप एक बात बताओ कि आपकी कार का इंश्योरेंस कराते हो आप, तो कार डैमेज होगी, एक्सीडेंट होगा तो कार का इंश्योरेंस काम करेगा, एग्जैक्टली। ठीक है। तो कार तो दोबारा परचेज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी जो पर्सन खुद अर्निंग मेंबर है और वही नहीं रहता, तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली किस पे डिपेंड होगी, कैसे उनके खर्चे चलेंगे? तो फिर वही बात आती है, अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो और आपकी फैमिली आप पे फाइनेंशियली डिपेंड है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर ही लेना चाहिए। देखो आप SIP करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सब चीजें कब कर रहे हो, जब आप सर्वाइवल हो, यस। ठीक है। अगर हो ही नहीं तो वो प्लानिंग तो सब रुक जाएगी। तब उस केस में आपके जो एक्सपेंस है मंथली वो कैसे होंगे कब? ओके। सो मैम, इसमें मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में आपके जो क्लाइंट है या फिर जिनको भी आप एडवाइस देते हैं, क्या उनकी सोच में कोई डिफरेंस आ रहा है? वो लोग टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर उनकी भी अगर कोई ऐसे इंटरनली अगर उनके क्वेश्चन रहते होंगे, क्या उनका भी यही सेम थॉट आता है कि मैम हम टर्म इंश्योरेंस क्यों ही करवाएं? हाँ, काफी लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि लोग करवा ही नहीं रहे। अभी लोग फिर भी बहुत अवेयर हो गए। कोविड में लोगों ने देखा कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। Really? मतलब हर किसी ने सुना होगा कि उनके नियर एंड डियर में मिसहैपनिंग हुई है, तो उसके बाद लोगों में एक डर आया जिससे उन्होंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना शुरू किया। लेकिन अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो उन्हें लगता है कि हम तो अमर हैं हम तो अमर है, हमें करवाने मतलब की डेट जरूरत ऑफ नहीं बर्थ है। तो सबको पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। तो आप टर्म Exactly. इंश्योरेंस जरूर ही कराना चाहिए। आप उसके बाद अपने लिए अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हो तो सबसे पहले आता ही हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है। ओके मैम, जैसे कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपको मल्टी जनरेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बोला जाता है, राइट? तो इसमें मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, बड़ी बेसिक है, बहुत कॉमन है, एंड आई थिंक हर कोई इससे कनेक्ट करेगा कि आप ऐसे कोई जो हमें बेसिक इन्वेस्टमेंट टिप बता दीजिए जो हमारे बिगिनर के लिए भी हो, और बेसिक से अगर मैं एडवांस की तरफ जाऊँ, जो कि ऑलरेडी प्लान कुछ लेके बैठे हो, उनके लिए भी वो टिप काम आए। ठीक है, सबसे पहले तो किसी को देखकर कॉपी कर कर इन्वेस्ट करना ना शुरू करें। ओके। क्योंकि लोगों का, मैंने वही चीज बार बार आ रही है कि देखा और कर दिया, मतलब तो और लोगों ने क्या सोचते हैं, कहीं से इंस्टाग्राम पे देख लिया, 1-2 फंड सुने और उनमें SIP शुरू कर दिया और हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसा नहीं होता बिना सोचे समझे करेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग उनको महंगी पड़ जाएगी। ओके मैम, यहाँ पर आपने जैसे इंस्टाग्राम रील्स की इधर बात की, अब कुछ लोग होते हैं उनको कुछ रील वो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और उनको कुछ वो दिख जाता है कि आप
अभी 2,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 2 घंटे के अंदर आपको 2 के 10 से 12,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप हमारी ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जो हमारा जो यूथ है ना, जैसा आपने बोला कि वो शॉर्टकट ढूंढता है पैसे अर्न करने के लिए, कि मैं जब सब इन्वेस्ट करूं और अभी मुझे पैसा मिल जाए। क्योंकि एक तो नीड्स इतनी है एक यूथ के, एक अगर मैं टीनेजर की बात करूं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं एक टाइम के अंदर चल रही होती है, तो वो ऐसी चीज़ों के अंदर अपने पैसे को कहीं ना कहीं वो लोग दे देते हैं। तो इसमें पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए उनकी लाइफ के अंदर? अगर उनको कुछ वो मनी दे रहे हैं, उनको वो सेव कैसे करें? और दूसरा, ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि 2,000 दे के 10,000 आप 2 से 3 घंटे में मुझसे ले ले, और वहाँ पे वो कुछ अपने रिव्यूज भी डाल देते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे बच सकते हैं? देखो, पेरेंट का रोल इसमें क्या होना चाहिए, आप मुझे ये भी बताइए। देखो, पैनिक तो करना ही नहीं चाहिए, ग्रोथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, या सबसे पहली चीज। दूसरा, अगर बात करते हैं हम, जैसे कि जहां पर जितना जल्दी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, तो वहां पर उतना ही रिस्क होगा। तो आप पहले रिस्क को देख लें, अपनी रिस्क की कैपेसिटी देख लें, तब इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर बच्चों की बात है, टीनेजर्स की बात है, वो लोग तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। Easily. इवन मेरा खुद का बेटा बोलता है, मम्मी मुझसे पैसे ले लो और 1 महीने के अंदर डबल करके दे दो। अच्छा। मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं आता है ऐसा वाला। ओके। तो यहाँ पर लाइटर मोड, कि अगर हम बच्चों को अपने साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में बिठाएंगे, उन्हें भी चीजें समझाएंगे, तो वो शुरू से ही इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। अभी एक बच्चों में स्टार्टिंग से एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं, उनको जो पिगी बैंक दिया जाए उसमें उनसे इन्वेस्ट कराया जाए, देन उनको बच्चों को एक एसआईपी शुरू कराई जाए उनकी पॉकेट मनी से। ये 500 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों की पॉकेट मनी कितनी है। ये सिर्फ हैबिट डेवलप करने के लिए और एक नॉलेज बिल्ड करने के लिए। तो इसमें पेरेंट का भी रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही सेविंग की आदत में डाले। क्योंकि ज़्यादातर आजकल मैं क्या देख पा रही हूँ ना, उनके में क्या होता है, पैसा अर्न करा, बच्चों को दिया, जाओ तुम ये चीज़ खा लो। तो बच्चों के अंदर शुरू से वो हैबिट नहीं होती, वो बड़े तक भी वही करता है, वो खाली अर्न करता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो किसी चीज़ की प्लानिंग या फिर कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा, खाली अर्न कर रहा है, कपड़े लिए, खाना खाया, दैट्स इट। वो कल की परवाह कर ही नहीं रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, आप एक पेड़ लगाते हो तो पेड़ से फल आने में कितना टाइम लगता है, पूरी आपको एक टाइम देना पड़ता है, कई साल निकलते हैं। लेकिन जब फल आने शुरू हो जाते हैं तब आप उसमें से फल तोड़ो और फिर फल आते रहते हैं रिपीटेड। सेम उसी तरह से आपकी प्लानिंग काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने आज ही पेड़ लगाया और पेड़ से ही आपको तुरंत फल आने शुरू हो जाएंगे। तो हैव पेशेंस। ओके, तो पेशेंस एक्चुअली मस्ट है। अगर आप किसी चीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपको इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें आपको पेशेंस अपना रखना पड़ेगा। तो मैम, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को ज़रूर हेल्प करेगी, और आने वाले टाइम में वो लोग भी, जैसा आपने बोला, जो आप लेके से आप जो छोड़ना चाहती हैं, कि हर एक इंसान एक सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट बने फाइनेंशियली। थैंक यू मैम।